हेलो दोस्तों, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे स्टूडेंट्स का। और हम देख सकते हैं कि सरकार का क्या रवैया है अब इसके बारे में। मैं हमेशा से ये सोचता था कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम पे इतना ज़ोर क्यों देती है। 2014 से पहले थोड़ा बहुत हमारे समाज में अराजकता थी, लेकिन जब हर कोई ये कहता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं ये सोचता था कि अभी कौन से बुरे दिन चल रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और क्या अच्छे दिन ला के देगी सरकार। और उसके बाद जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, तो मैं तभी से पसंद नहीं करता था इस सरकार को, क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है जो इस देश को अपना समझता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी जाति धर्म का हो। मगर इन लोगों ने समाज में बैठे गुंडों को धर्म के नाम पे इतना हवा भरी उनमें कि वो खड़े हुए और समाज को डिवाइड करने लगे। और इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने, हम सब जानते हैं कौन कौन से हथकंडे अपनाए हैं। सबसे पहले तो डेफिनेटली इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाया, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन को हैक किया। बड़ी बड़ी कमीशन को इन्होंने हैक कर लिया, और उसके बाद जो भी इलेक्शन कराते हैं उनमें धांधली करके ये सत्ता में आए। और उसके बाद इनका अमृतकाल स्टार्ट हुआ। जब से ये आए हैं तब से इन्होंने अपने जीवन की सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं, जिनमें सबसे जब बड़ी ख्वाहिशें थी कि विदेशों में घूमना और मज़े करना, सरकारी खर्चे पे आम जनता के टैक्स के दिए हुए पैसे से बड़े बड़े देशों में घूमना, और वहाँ की टॉप नॉच क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं और स्वागत हैं उन बड़ी बड़ी सरकारों के द्वारा मज़े लूटना, प्रधानमंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल करके। उसके बाद जब लोगों ने इस पर सवाल उठाया, तो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, उन्होंने जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन्हीं को अपोज करना शुरू कर दिया, ये एंटी नेशनल हैं। तो वहाँ से एक एंटी नेशनल का ये नैरेटिव स्टार्ट हो गया। पिछले साल जब पंजाब के किसान भाइयों का प्रोटेस्ट हुआ, तो उनके अंदर भी अपने लोगों को भेजकर और वायलेंस फैलाई, और उन लोगों को खालिस्तानी का टैग दिया गया, और 700 किसानों की उस आंदोलन में मौत हो गई। एक ऐसे आंदोलन में जिसे भारत देश के नागरिकों ने ही लीड किया, और इस भारत देश की सो कॉल्ड सरकार द्वारा उसको कुचल दिया गया, और जिसमें 700 किसानों की मौत हो गई। आज भी उन किसानों को ना ही कंपनसेशन मिला है और ना ही आज उनकी बात करता है। तो वो तो मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्ट मर्डर ही था। और अब रिसेंटली जब हम धीरे धीरे इस सरकार के अमृतकाल का पर्दाफाश होने लगा है, जब हम सब देखना स्टार्ट कर चुके हैं कि जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्स हैं उसमें भारत की जो स्थिति है वो गिरी ही है, जो 2014 के बाद। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ हुई, जिसमें दुनिया की 200 कंट्रीज़ में से भारत का जो स्थान है वो 197 पे है। तो इस दुनिया में सिर्फ 3 ही दूसरे देश हैं जो हमसे बुरी एनवायरनमेंट कंडीशंस में जी रहे हैं। उसके अलावा हम सारे जो देश हैं वो हमसे बेहतर एनवायरनमेंट कंडीशंस में जी रहे हैं। हम 197 नंबर पर आते हैं। तो हम इसी बात से इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे भारत का जो पर्यावरण है वो उसका सरकार ने कितने अच्छे से ख्याल रखा है। 2014 में आए प्रधानमंत्री को गंगा माँ ने बुलाया था, और आज तक इन्हें बुला ही रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाकर देखते भी हैं कि गंगा माँ किस हालत में है। हम ऐसे इंसान से क्या उम्मीद लगा सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ को ही नकार दिया, इस बात से ही इनकार कर दिया कि उन्हें उनकी माँ ने जन्म दिया था, ना कि
भगवान ने भेजा था। हम सब जानते हैं हमारी माँ हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है और जन्म देते वक्त जानलेवा दर्द को सहन करके अपने प्राणों का बलिदान की अपने प्राणों को दांव पे लगा के हमें जन्म देती है। हम उस इंसान ने उस औरत उस माँ तक को नकार दिया कि उसने मुझे जन्म नहीं दिया, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मैं भगवान का अवतार खुद को बताने की कोशिश की गई है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति की चालाकी, मक्कारी और नकारापन उसकी बातों और भाषणों में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो बंदा कितना चालाक है, कि वो आम जनता को मैनिपुलेट करने में इतना सक्षम है कि वो मैनिपुलेट कर लेता है। एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा घमंड यही होता है कि वो ही सबसे ऊपर है, और हम ये सब देखते हैं उनके भाषणों में, उनकी करंट सरकार में, जिसमें हम उनकी इमेज के साथ अगर किसी और की भी इमेज है तो उनकी इमेज को बड़ा दिखाया जाता है, चाहे हम वो न्यूज़पेपर हो या कहीं भी हो, हर जगह उनकी इमेज को दिखाया जाता है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो हर जगह अवेलेबल हैं, जैसे भगवान अवेलेबल हैं। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि भगवान हर किसी के अंदर होते हैं और भगवान को ये क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि वो होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि वो अगर उन्हें कोई ना माने भी तब भी भगवान उसके मानने से और उसके होने से पहले के हैं और हमेशा भगवान रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था और वो ही और हद मार के वो ज़्यादा आज 75 साल के हैं और ज़्यादातर लोग 90 साल तक ही जी पाते हैं। एक दिन वो भी आम आदमी की तरह मर जाएंगे, तो वो भी एक आम आदमी ही हैं और उन्हें भगवान समझने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। और वो भारतीय जनता के विश्वास द्वारा जीते गए, उनके जो वोट दिए गए हैं उनके द्वारा जीते गए प्रतिनिधि हैं, जिन्हें इस भारत की आम जनता ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उनके वोटों द्वारा प्रधानमंत्री जीते हैं। और जब उन लोगों ने उन्हें वोट दिया तब जाके वो जीतकर उस कुर्सी पर बैठ पाए हैं। तो उन्हें इस जनता की जो आवाज़ है उन्हें दबाने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्हें इस जनता की आवाज़ को दबाने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं इस देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि मुझे लगता है कि बीजेपी में ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो भगवान हैं, और इस जनता को भी ये बात बतानी चाहिए, इस जनता के दिमाग में भी ये बात डालो कि नहीं, प्रधानमंत्री कोई नहीं, एक भगवान है और वो हमेशा बने रहेंगे। और जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें इलेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं है अब, ऐसा मुझे लगता है कि वो लोग आम जनता के, भारत की जनता के दिमाग में डालना चाहते हैं। तभी आप खुद इंटरव्यूज़ में ऑब्ज़र्व कीजिए, जो भी बीजेपी में जाता है वो प्रधानमंत्री को एक ऐसा व्यक्ति बताने की कोशिश करता है जो सवालों से ऊपर हैं, भगवान का रूप है। इवन उन्हें तो भगवान विष्णु के अवतार में दिखाया गया है, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो किसी डेमन से कम नहीं है। उन पे बहुत सी लड़कियों के हरासमेंट के केस लगते हैं, उन पे भारत की जनता को दबाने के जो सबूत हैं वो सबके सामने हैं यूट्यूब और वीडियोस के थ्रू। उन्होंने भारत की जनता को, भारत के किसानों को, भारत के पंजाब के किसानों को भारत की दिल्ली में आने से उन्होंने रोक दिया था, और अभी वो भारत के स्टूडेंट्स को, जो भारत के नागरिक हैं और भारत के ही डॉक्टर बनके भारत के लोगों को अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, उनके पेपर लीक को उन्होंने उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। और उसका जो प्रतिरोध करने आए हैं लोग, उन्हें भी अपने आदोशों के द्वारा दिल्ली पुलिस द्वारा दबाने की कोशिश की गई है। और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में हम क्या ही बोलें, हमने कई बार बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि आम जनता के अंदर अपने आदमी खड़े कर दो
और जब वो वायलेंस करेंगे तो पूरी जनता को दबा दो, कुचल दो और हो सके तो मार भी दो। बहुत से पुलिस वालों के टैग्स नहीं थे, वहाँ पर पत्थरों का ट्रक पाया गया है। बहुत से पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और तो और वो अपनी नाक और अपना मुंह बचा रहे थे कि उनके जो फेस हैं वो कैमरे में ना आ पाएँ, ताकि जब बाद में छानबीन हो कि वो लोग कौन थे तो उनका रिकॉर्ड ना हो। तो मुझे लगता है कि जो कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो पुलिस फोर्स थी उसमें ज़्यादातर, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि वो लोग पुलिस वाले नहीं थे, वो बीजेपी के गुंडे थे और जिन्होंने भारत के स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबा दिया या दबाने की कोशिश की। और यही हथकंडे ये सरकार हर चीज़ में अपनाती है। ये सरकार प्रोटेस्ट करने वालों के बीच अपने गुंडे भेजकर, अपने एजेंट्स भेजकर उनसे ऐसे काम करवाती है कि सामने वाले को या कैमरे पे ये आए कि ये तो आम जनता ही है, ये तो इन्हीं में से लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और ये गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं और इनको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है कि साबित हो जाए कि आम जनता गलत कर रही है और इसको दबा दो। तो जंतर मंतर पे हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी इन्होंने यही हथकंडा अपनाया है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जो नरेंद्र मोदी की जो इंटेलेक्चुअल है, जिसे चालाकी मक्कारी कहते हैं, वो किसी भी आम व्यक्ति से बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो उस लेवल पे सोच सकते हैं जिस लेवल पे आम आदमी अपना दिमाग नहीं चला सकता। वो उस लेवल के चालाक व्यक्ति हैं जिस लेवल का कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता और उस चालाकी में जो आउटकम है वो बुरा ही है। उनका दिमाग एक शैतान का घर है जो सिर्फ अपने भौतिक रूप को सजाने संवारने और उजागर और बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करना जानता। वो जानता ही नहीं है कि उसके अंदर एक आत्मा भी है और ऐसे लोगों को डीमन ही बोलते हैं। और एक आम भाषा में बोलें जो आत्ममोह से ग्रसित होते हैं उन्हें नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा घमंड उसका मैं होता है और वो समझता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी भी इसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से वो इस देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आजकल हम इजीली ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स में भारत गिर चुका है। तो हम ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि 2014 के बाद जो भारत में डेवलपमेंट की प्रक्रिया थी वो ठप हो चुकी है और आज हम इजीली कहीं भी देख सकते हैं कि हमारा देश तरक्की की तरफ नहीं दुर्गति की तरफ जा रहा है। और हम अपने घर से जब बाहर निकलते तो हम देखते हैं, हम अब अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। कानून का जो डिफेंस सिस्टम है वो सड़ चुका है। डिफेंस सिस्टम को इन पॉलिटिशियंस के फंक्शन होते हैं उन्हीं में प्रॉपर यूज़ किया जाता है, लेकिन आम जनता की जो सिक्योरिटी है और समाज को मेंटेनेंस बनाने की जो रिक्वायरमेंट है उसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। कहीं भी कोई भी खून हो जाए, मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, उसके अपराधियों को सज़ा मिलती ही नहीं है। मिलती तो इतनी देर बाद मिलती है कि तब तक उसका कोई मोल नहीं रह जाता। तो 10-15 साल बीत जाते हैं। अभी सरकार की आलोचना करने वाली फ़िल्म सतलुज को भी बैन कर दिया गया है ताकि जनता ये ना जान पाए कि सरकार भी कितनी बुरी और कातिल हो सकती है। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी नेता को पदवी पर बिठाते हैं तो कम से कम उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और उसकी एबिलिटी टू हैंडल दैट पोस्ट चेक करके बिठाइए। बिहार में बीजेपी चुनाव जीत गई। एजुकेशन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को ऐसा व्यक्ति को बनाया गया है जो खुद हेल्दी नहीं है। अगर वो खुद हेल्दी नहीं है
तो वो उस बच्चे को क्या हेल्थ सर्विसेज दे पाएगा जो किसी बीमारी से ग्रसित है। वो क्या उस गर्भवती महिला को सर्विस दिला पाएगा प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में, जिसको अच्छे अनाज और अच्छी हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है। वो क्या उस राज्य के युवा को अच्छी हेल्थ सर्विसेज दे पाएगा जिस राज्य का युवा किसी भी दिक्कत परेशानी से जूझ रहा है। सेम वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है जिन पे एलिगेशन लग रही है 7वीं पास है। जो एजुकेशन मिनिस्टर खुद ही 7वीं पास है, जो गुटखा खाता है कैमरे में और पार्लियामेंट में बैठकर गुटखा खाने वाले एजुकेशन मिनिस्टर को क्या वो हमारे देश की, हमारी जनता की, हमारे बच्चों के बारे में संस्कार वो दे पाएंगे और क्या हमें एजुकेशन दे पाएंगे। हमने बहुत बड़ी गलती की है एक अनपढ़ व्यक्ति को हमारा प्रतिनिधि चुनकर, और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगली बार जब चुनाव हों तो हमें हमारी तरफ से ये मांग होनी चाहिए कि जो चुनाव हैं वो गलत तरीके से ना हो, इसीलिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए ताकि चुनाव बिल्कुल स्पष्टता से किए जा सकें। आज की 90% जो पॉपुलेशन है वो बीजेपी से थक चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत रही है। वो कैसे जीत रही है वो हम सबको पता है। बंगाल में जो चुनाव हुए उसकी जो ईवीएम मशीन थी उनमें आग लग गई। आप सब समझ सकते हैं, इसमें हमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और आगे भी ऐसे ही चीज़ें होती रहेंगी। तो ज़रूरत ये है कि हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए, समझदार नेता चाहिए जो बोल पाए और आम जनता के दुखों को समझने की क्षमता हो उसमें, ना कि वो आत्ममोह से ग्रसित हो और इतना चालाक हो कि वो आम जनता में हिंदू मुस्लिम या किसी भी सांप्रदायिक चीज़ को भड़काकर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़वा कर उनकी लाशों पर खड़ा होकर गद्दी पर बैठता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार एक लेवल पे अलग लेवल की चालाक, मक्कार और घटिया लोगों की सरकार है, जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब है और सिर्फ इस आम जनता के टैक्स के दिए हुए पैसे से ये अपने फ्यूचर बना रहे हैं। और इस देश चाहे भाड़ में, जिसको हम इंटरनेशनली भी देख सकते हैं इजीली कि अब हमारा देश तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है, दुर्गति की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी हमें अपने देश को बचाना होगा। आने वाले इलेक्शंस में बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करनी होगी ताकि चुनाव जनता अपने प्रतिनिधित्व को सही से चुन सके, ऑनेस्टली चुन सके। हमने कई बार भी देखा है कि वोटिंग मशीन वोट किसी को भी दो, वोट सिर्फ बीजेपी को ही जाता है। हम किसी भी पार्टी का बटन दबाएं, वोट सिर्फ बीजेपी को ही जाता है। हमारा देश एक बहुत बड़े ग्रेव में जा रहा है। जिस तरीके से 1947 से पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश की आम जनता का जो पैसा है उसे लूट कर ब्रिटेन भेजा है, अभी है जो हमारे देश की आम जनता का जो पैसा है वो लूट कर जो पॉलिटिकल पदवियों पे, बड़ी बड़ी पदवियों पे बैठे हैं, उनके बैंक अकाउंट भरे जा रहे हैं और आम जनता धीरे धीरे मर रही है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा और ये सोचना होगा कि जो असली डेवलपमेंट है वो सार्वभौमिक विकास की रणनीति अपनाने में ही है। हम सबको कलेक्टिवली सोचना होगा, तभी हम इस देश को दोबारा तरक्की की राह पर लेके जा पाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि देश में इतनी जगह सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन उनका जिक्र बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है नेशनली, क्योंकि नेशनल जो मीडिया है वो इस चीज़ को तवज्जो भी नहीं देते। वो सिर्फ झालमुड़ी और
प्रधानमंत्री ने कहाँ किसको क्या किया, किसको मेलोडी दी, किसको टॉफ़ी दी, किसकी खाका खिकी की, इस पे पूरा फोकस है और आम जनता को बिल्कुल अंधा बना के रख दिया है, जिसकी वजह से लिटरली अब मैं भी फील कर सकता हूँ कि हमारा देश गर्त में जा रहा है। किसी एक इंडेक्स में भी हमने इम्प्रूवमेंट नहीं किया है और लिटरली सबसे बड़ा जो सूचकांक है वो जीडीपी का है, जिसमें हमारा देश चौथी पायदान से लुढ़क कर छठी पायदान पे आ गया है। तो इससे बड़ा प्रूफ हमें क्या चाहिए कि हमारा देश दुर्गति की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ नहीं जा रहा है। तो अभी इस देश के वोटरों से मुझे यही अपील करनी है कि अभी अपना वोट सही सरकार को दें, जो पढ़ा लिखा हो, जो आम जनता के बीच आकर उनके दुखों को समझ पाता हो, ना कि वो व्यक्ति जो लाखों की सूट पहनता हो आम जनता की सरकार टैक्स से और अपने को बिल्कुल हीरे की तरह चमकाने में लगा है। उससे इस देश के बच्चे की भूख से कोई मतलब नहीं, पहनावे से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने से मतलब है, वो किसी की सुनता ही नहीं। ये आखिरी वक्त है कि अगर हमने अपने देश को बचा लिया तो बचा लिया, वरना फिर से हमें हमारे समाज में से किसी गांधी को उठना पड़ेगा और ऐसे ही हमारे करोड़ों लोग मारे जाएंगे इस देश की आज़ादी को अचीव करने में और डेमोक्रेसी को बचाने में। तो इस देश के वोटरों से मेरी यही अपील है कि अपना जो वोट है उसे सही व्यक्ति को दें, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और जो किसी एक ग्रुप की नहीं सब की बात करता हो और लॉजिकल बात करता हो, ऐसे व्यक्ति को वोट दें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान।